एक गांव में नदी किनारे बसा हुआ एक परिवार था, जहां रमेश नाम का एक धोबी अपने इकलौते बेटे लखन के साथ रहता था। एक दिन रमेश ने अपने काम के लिए घर से निकलते समय अपने बेटे को बुलाया और कहा, लखन, अरे ओ बेटा लखन, जरा इधर आना बेटा। लखन, आ गया। क्या बात है पिताजी, क्या हो गया? इतनी सुबह सुबह क्यों बुला रहे हैं? मुझे क्या बात है? अरे तू देख बेटा, अब तू बड़ा हो गया है। मैं चाहता हूँ कि तू मेरे साथ धोबी का काम सीख ले। देख बेटा, हम दोनों मिलकर काम करेंगे तो घर में 4 पैसे ज्यादा आएंगे, है ना? अरे पिताजी, तुम्हें तो पता ही है कि मुझे तुम्हारी तरह ये धोबी ओबी का काम नहीं करना है। अरे ये क्या कह रहे हो बेटा? पिताजी, मैं इस छोटे मोटे काम में अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता। मैं तो कोई बड़ा व्यापार शुरू करूंगा और क्या बड़ा धंधा बनाऊंगा। व्यापार समझे? बड़ा व्यापार? देख बेटा, जिंदगी का अनुभव है। मुझे व्यापार करने के लिए पैसा चाहिए। पैसा, और हमारे पास जो थोड़े बहुत पैसे हैं ना, वो सिर्फ हमारे खाने और घर चलाने के लिए ही काफी है, व्यापार करने के लिए नहीं है। हाँ तो ठीक है ना, कौन मांग रहा है आपसे? पैसे मैं खुद ही कमा लूंगा। पैसे नहीं कमा पाया तो कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लूंगा। लेकिन पिताजी, मैं ये कपड़े धोने का काम तो हरगिज नहीं करने वाला, पहले ही बता रहा हूं मैं। इतना कहकर लखन वहां से चला गया। वो काम करने की बजाय सारा दिन अपने दोस्तों के साथ आवारागर्दी किया करता था। जब भी उसका पिता उसे काम करने की नसीहत देता तो लखन यही जवाब देता, अरे पिताजी, मैं कितनी बार कहूं, बार बार यही कह रहा हूं। मुझे नहीं बनना धोबी ओबी, मुझे व्यापार करना है। व्यापार? धोबी लखन की इन बातों से बड़ा ही परेशान हो चुका था, क्योंकि वो जानता था कि ये सब लखन के ख्याली पुलाव है। एक दिन धोबी ने अपने बेटे से कहा, बेटा, अगर तुम धोबी का काम नहीं करना चाहते तो ठीक है, ना करो। सुनो, मैं तुम्हें सेठ श्यामपाल के यहाँ नौकरी पे लगवा देता हूँ, जिनके यहाँ मैं कपड़े धोता हूँ। वो बहुत ही अच्छे आदमी हैं। ये तो ठीक रहेगा ना बेटा? इस बार लखन अपने पिता की बात को मना नहीं कर पाया और सेठ श्यामपाल के यहाँ नौकरी करने लगा। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद सेठ श्यामपाल ने उसे अपने यहाँ नौकरी पर आने से मना कर दिया। जब धोबी ने सेठ से इसका कारण पूछा तो सेठ श्यामपाल ने बताया, अरे रमेश, ये तुम्हारे बेटे का काम करने में मन वन नहीं लगता है क्या? हे, जो भी काम मैं उसे देता हूं वो उसे पूरा ही नहीं करता है। तुम्हारा बेटा एक नंबर का आलसी और निकम्मा है। ऐसे कब तक चलेगा बोलो? ये सुनकर रमेश धोबी बहुत ही निराश हुआ। घर आकर उसने अपने बेटे को समझाया, बेटा, मैंने बड़ी ही मुश्किल से तुम्हारे लिए सेठ जी के यहाँ नौकरी ढूंढी थी। अगर तुम इसी तरह से काम करोगे तो फिर तुम्हारे भविष्य का क्या होगा बेटा? अरे पिताजी, इतनी चिंता क्यों करते हो? सेठ ने निकाल दिया तो क्या हो गया? कौन सा पहाड़ सर पे टूट पड़ा? हे, अरे क्या दुनिया में वही बस एक सेठ है क्या, और कोई नहीं है? और मुझे कहीं काम नहीं मिलेगा क्या? अरे मिल जाएगा ना काम। इस घटना के बाद रमेश ने गांव के कई दूसरे लोगों के यहाँ अपने बेटे को नौकरी पर लगवाने की कोशिश की, परंतु हर जगह से लखन की शिकायत ही आती रही। अब तो हालात ये हो गए थे कि गांव में कोई भी ऐसा आदमी नहीं बचा जो लखन को काम पर रखने के लिए तैयार हो। अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर रमेश चिंता में रहने लगा। उसकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। एक दिन अचानक रमेश की मृत्यु हो गई। अपने पिता की मृत्यु पर उसे ये बात तो समझ में आ गई थी कि बिना मेहनत किए रोजी रोटी नहीं कमाई जा सकता है। इसलिए उसने गांव में काम ढूंढना शुरू किया, परंतु पूरे गांव में उसे किसी ने काम नहीं दिया, क्योंकि वो तो पहले से ही अपनी काम चोरी के लिए बदनाम हो चुका था। अब लखन ने सोचा, हाँ, इस गांव में तो अब मुझे कोई काम नहीं मिलेगा, इसलिए मुझे किसी दूसरे नगर में जाकर कोई काम ढूंढना चाहिए। ऐसा विचार बनाकर लखन अपना घर छोड़कर किसी दूसरे नगर में काम की तलाश में निकल पड़ा। जब वो दूसरे नगर में पहुंचा तो किस्मत ने उसका साथ दिया
और उसे एक व्यापारी के यहाँ काम मिल गया। इस बार लखन ने बहुत ही मेहनत और ईमानदारी से काम किया। अब उसके जीवन की गाड़ी ठीक से चलने लगी। इस नगर में आए हुए लखन को अब 1 वर्ष हो चुका था। एक दिन उसने अपने मालिक से कहा, हे सेठ जी, मुझे यहाँ पर काम करते हुए अब 1 साल हो चुका है। मैं एक बार अपने गांव जाना चाहता हूँ। मुझे कुछ दिन की छुट्टी दे दीजिए। हाँ, ठीक है। मैं तुम्हें 20 दिन की छुट्टी देता हूँ। 20 दिन की बाद तुम काम पर वापस लौट आना, ठीक है ना? हे ठीक है सेठ जी, अब मुझे जाने की आज्ञा दे दीजिए। और इस तरह लखन अपने सेठ से छुट्टी लेकर गांव की तरफ चल दिया। वो मन ही मन सोच रहा था, हाँ, जब मैं अपने गांव लौटूंगा तो गांव के लोग मुझे देखकर हैरान रह जाएंगे। हाँ, जो लोग मुझे निकम्मा और आवारा समझते थे, अब वो मेरी खूब प्रशंसा करेंगे। हाँ। अपने इन्हीं विचारों में खोया हुआ लखन जब रास्ते पर चल रहा था, तभी उसने देखा एक बूढ़ा आदमी अपने सिर पर तथा कंधे और हाथ में 3 गठरियां लेकर शहर की तरफ जा रहा था। वो काफी बूढ़ा और कमजोर था और बहुत देर से इसी तरह सफर कर रहा था। आखिरकार वो थक कर वो बूढ़ा एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी उसकी नजर सामने से आते हुए नौजवान लखन पर पड़ी। लखन भी उसी दिशा में जा रहा था जिस दिशा में वो बूढ़ा फकीर जा रहा था। लखन उसके पास से गुजरा तो वह बूढ़ा फकीर कहने लगा, अरे सुनो बेटा, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? अरे ये गठरी बहुत भारी है, क्योंकि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, इसलिए ज्यादा देर तक इसका वजन नहीं उठा सकता। क्या क्यों ना तुम मेरी एक गठरी उठा लो और मुझे दूसरे गांव तक पहुंचा दो। देखो बेटा, इसके बदले मैं तुम्हें 3 अशर्फियां दूंगा। बोलो, करोगे मेरी मदद? लखन ने उस फकीर की सारी बातें सुनी और फिर बोला, हाँ, कोई बात नहीं बाबा, मैं आपकी सहायता करने के लिए तैयार हूँ। बताइए, आपको कहाँ जाना है? ये कहकर लखन ने उस फकीर की एक गठरी उठा ली और अपने कंधे पर रख ली। बाप रे बाप, ये गठरी तो सचमुच बहुत भारी है। बाबा इसे अकेले कैसे उठा रहे थे बाबरे? ये इस उम्र में, मतलब मुझसे उम्र में इतने बड़े हैं और फिर भी इतना वजन उठा रखा था। ओफो, अच्छा हुआ जो मैं इन्हें रास्ते में मिल गया। चलो। लखन और वो फकीर अब दोनों रास्ते पर आगे की तरफ बढ़ रहे थे। चलते चलते वो दोनों उस गांव से बाहर आ गए और फिर लखन ने उस फकीर से पूछा, बाबा, ये इस गठरी में ऐसा क्या है जो इतनी भारी है? कोई पत्थर वत्थर डाल रखा है क्या? अरे नहीं बेटा, इसमें सिर्फ तांबे के सिक्के भरे हैं, इसलिए ये गठरी थोड़ी सी भारी है। उस फकीर की बात सुनकर लखन मन ही मन सोचने लगा, ओह, लगता है ये बाबा जरूर कोई व्यापारी है, तभी तो इतने सारे तांबे के सिक्के लेकर चल रहे हैं। लेकिन मुझे इन सब बातों से भला क्या ही मतलब? मुझे तो सिर्फ इनकी गठरी दूसरे गांव तक पहुंचानी है और इसके बदले में मुझे 3 अशर्फियां मिल जाएंगी। और फिर उसने तांबे के सिक्कों का ख्याल अपने मन से निकाल दिया और अपनी धुन में मस्त होकर आगे बढ़ने लगा। चलते चलते कुछ समय और बीत गया और वो दोनों एक नदी के किनारे जा पहुंचे। लखन काफी हट्टा कट्टा, तंदुरुस्त और जवान था, इसलिए वो बिना सोचे समझे उस नदी में उतर गया। परंतु वो बूढ़ा आदमी अभी भी नदी के किनारे पर ही खड़ा था। इस पर लखन ने उस बूढ़े से कहा, क्या हुआ बाबा, आप रुक क्यों गए? चलिए, हमें ये नदी पार करनी होगी, तभी तो हम उस गांव तक पहुंच पाएंगे। चलिए। हाँ, मैं जानता हूँ बेटा कि हमें ये नदी पार करनी होगी, लेकिन जैसे कि तुम देख रहे हो, मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ और 2-2 गठरियां लेकर मैं ये नदी पार नहीं कर सकता। अगर कहीं मेरा पाँव फिसल गया ना, तो फिर मेरा हो गया सत्यानाश। बेटा, क्या तुम मेरी एक और गठरी उठा सकते हो? इसके बदले में मैं तुम्हें 3 अशर्फियां और दे दूंगा। बोलो बेटा। बाबा, अब आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। अगर आप मुझे 3 अशर्फियां नहीं भी देंगे ना, तो भी मैं आपका ये काम कर दूंगा। मैं आपको आपके गांव तक सही सलामत अच्छे से पहुंचाऊंगा। चलो आ जाओ। हाँ बेटा, तुम तो बहुत ही भले इंसान मालूम पड़ते हो। ये कहते हुए उस फकीर ने अपनी दूसरी गठरी भी लखन को थमा दी। लखन ने जब वो दूसरी गठरी भी अपने कंधे पर रखी तो उसे ये गठरी भी बहुत ही भारी लगी।
लेकिन लखन चुप ही रहा और फिर दोनों ने जैसे तैसे नदी पार कर ली। नदी पार करने के बाद बातों बातों में ही लखन ने उस फकीर से कहा, बाबा, आखिर ये दूसरी गठरी में क्या है? क्योंकि ये दूसरी गठरी भी बाप रे बाप बहुत ही वजनदार है। हाँ हाँ बेटा, इसमें चांदी के सिक्के हैं, इसलिए ये गठरी भी बहुत भारी है। फकीर की ये बातें सुनकर अब लखन का दिमाग तेजी से काम करने लगा। हाँ, एक गठरी में चांदी के सिक्के और दूसरी में तांबे के। लगता है ये फकीर बाबा कहीं दूर से आ रहे हैं और इन्होंने अपनी सारी जमीन जायदाद बेचकर ये सारे सिक्के इकट्ठा किए हैं, तभी तो ये इतना धन लेकर चल रहे हैं। लेकिन लखन ने ये बात उन फकीर बाबा से नहीं बोली। वो दोनों चुपचाप रास्ते पर आगे ही बढ़ते चले जा रहे थे। कुछ देर तक आगे बढ़ने के बाद एक बार फिर एक सुनसान मार्ग आ गया। उस रास्ते पर आते ही लखन के मन में तरह तरह के विचार आने लगे। अब वो सोचने लगा, ये एक सुनसान रास्ता है। अगर मैं यहाँ से इन फकीर के ये सिक्के लेकर भाग जाऊं तो ये बूढ़ा फकीर कब तक मेरे पीछे भागेगा? हे हा 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 हा, मुझे नहीं लगता कि ये कभी मुझे पकड़ पाएंगे। और यहाँ पर इस समय कोई दूसरा आदमी भी नहीं है। हाँ, कोई नहीं है जो इन बूढ़े आदमी की मदद कर पाएगा। और वैसे भी इतने सारे सिक्कों से मैं अपना कोई व्यापार शुरू कर सकता हूँ। हे ये बूढ़ा फकीर भला इतने धन का करेगा क्या? इसके तो कोई काम का है नहीं। इससे अच्छा तो ये है कि मैं इन सारे पैसों को रख लूं। हाँ, अभी लखन के मन में ये विचार चल ही रहे थे कि तभी उसके मन में दूसरा विचार आया। अरे 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 अरे, मैं ये सब क्या सोच रहा हूँ? ये बेचारा फकीर न जाने कहां से आ रहा है और न जाने कैसे कैसे करके इसने इतना धन इकट्ठा किया होगा। मुझे इनका फायदा नहीं उठाना चाहिए। नहीं 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 नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। उसने कुछ देर के लिए अपने मन के इन विचारों को काबू कर लिया, परंतु थोड़ी ही देर के बाद उसकी इन विचारों ने उसको काबू कर लिया। लखन 2 गठरियां उठाए हुए उन फकीर के पीछे पीछे चल रहा था। कुछ दूर जाने के बाद वहां पर एक पहाड़ी आई। तब वो फकीर बाबा लखन से कहने लगे, बेटा, ये पहाड़ी मैं नहीं चढ़ पाऊंगा क्योंकि मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ और मेरे इन घुटनों में भी दर्द हो रहा है। अगर एक काम करो बेटा, तुम मेरी ये तीसरी गठरी भी उठा लो तो मैं तुम्हें 3 अशर्फियां और दे दूंगा। पर याद रखना बेटा, इन गठरियों को कहीं पे गिरना मत, कहीं ये गठरियां खुल ना जाए। बस याद रखना इतना। अरे क्यों बाबा, आखिर इस गठरी में ऐसा क्या है? फकीर ने एक बार इधर उधर देखा और फिर धीरे से लखन से बोले, बेटा, इसमें स्वर्ण मुद्राएं हैं। ये सुनकर तो लखन मन ही मन और भी खुश हो गया। उसने चुपचाप वो गठरी उस फकीर से ले ली और देखते ही देखते वो दोनों रास्ते में आगे की ओर बढ़ने लगे। अब वो फकीर बिना किसी वजन को लिए हुए बड़े ही आराम से पहाड़ की चढ़ाई चढ़ रहे थे, परंतु लखन जो कि उनके पीछे आ रहा था वो वजन उठाने के कारण बहुत ही धीरे धीरे चल रहा था। इधर जब से लखन ने सोने का नाम सुना था उसका मन तो छलांगे मार रहा था। वो मन ही मन सोचने लगा, ओह, अगर ये सारा धन मुझे मिल जाए तो मेरा तो सारा जीवन ही बड़े आराम से कट जाएगा। वैसे भी ये बाबा तो अब बूढ़े हो चुके हैं, हड्डियों में जान तो रही नहीं, क्या करेंगे इन सिक्कों का? भला इन्हें इतने पैसों की क्या आवश्यकता? इनका जीवन तो वैसे भी अब कट चुका है, पैर कब्र में लटके हैं। कभी भी ये इस दुनिया को अलविदा कह सकते हैं। मैं एक काम करता हूं, ये सारा धन लेकर मैं यहां से भाग जाता हूं। लखन के मन में अनगिनत विचार उठ रहे थे। अब उसका मन उसकी बुद्धि पर पूरी तरह से हावी हो चुका था। अब तो लखन अपनी इस गलत बात को सही साबित करने के लिए कई तरह के विचार बना रहा था। वो सोचने लगा, लगता है यह फकीर बाबा कोई चोर है, वरना इसके पास इतनी स्वर्ण मुद्राएं भाला कहां से आएंगी? अगर यह कोई व्यापारी होता तो इस तरह से पैदल यात्रा तो नहीं करता, और अगर इनके पास इतने पैसे थे तो यह कोई ना कोई साधन जरूर कर सकते थे। हाँ, पक्का ये कोई चोर है और चोरी का माल ही इस तरह से ले जाया जा रहा है। और अगर मैं इनका पैसा चुरा लूं तो इसमें बुराई क्या है, क्योंकि ये भी तो एक चोर ही है और चोर के यहाँ पर चोरी करना ये तो कोई गलत काम नहीं हुआ। ये सोचते हुए लखन अब उन फकीर से आगे बढ़ने लगा। देखते ही देखते वो उस बूढ़े फकीर से काफी आगे निकल आया। अब वो सोचने लगा, हाँ,
जैसे ही इस पहाड़ की ढलान आएगी मैं इन तीनों गठरियों को लेकर यहां से भाग जाऊंगा। फिर ये सारा धन मेरा हो जाएगा और मेरी गरीबी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। हाँ, इसी तरह से चलते चलते वो दोनों पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए। अब ढलान का रास्ता शुरू होने वाला था। तभी लखन ने उन फकीर से नजर बचाकर तीनों गठरियां उठाई और आगे की तरफ दौड़ने लगा। थोड़ी ही देर में वो बूढ़े की आंखों से ओझल हो गया। बचते बचाते छिपते छिपाते लखन अपने गांव में वापस आ चुका था। वो सीधा अपने पुराने घर के अंदर चला गया। अब लखन की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने सोचा, हाँ हाँ, क्यों ना जल्दी से इन गठरियों को खोलकर सारा पैसा बाहर निकाल लूं। ये सोचकर जब उसने पहली गठरी खोली तो उसमें से उसे लोहे के जंग लगे हुए सिक्के मिले। ये देखकर उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। फिर उसने फटाफट दूसरी गठरी खोली। उसमें भी लोहे के जंग लगे हुए सिक्के ही थे। ये सब देखकर लखन हैरान रह गया और सोचने लगा, हाँ, ये सब क्या हो रहा है? फकीर ने तो मुझसे कुछ और ही कहा था और ये तो कुछ और ही निकला। अब लखन ने सोने वाली गठरी खोली। उसमें भी लोहे के जंग लगे हुए सिक्के ही थे। ये सब देखकर लखन क्रोध से आग बबूला हो गया। उसने अपना माथा पीट लिया और सोचने लगा, ओह, आखिर उस फकीर ने मुझसे झूठ क्यों बोला? उस बूढ़े ने ऐसा क्यों कहा? एक गठरी में चांदी की सिक्के हैं, दूसरे में सोने के, और एक में तांबे के हैं। क्यों कहा ऐसा? वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसकी नजर गठरियों में रखे हुए एक पत्र पर पड़ी। लखन ने तेजी से वो पत्र उठाया और उसे खोलकर पढ़ने लगा। उसमें लिखा था, ये पूरा नाटक एक ईमानदार आदमी की खोज करने के लिए रचा गया है और मैं वो बूढ़ा आदमी असल में इस राज्य का राजा हूँ। मेरे कोई संतान नहीं है और मैंने ही ये सारा नाटक रचा है ताकि मैं अपने राज्य में कम से कम एक ईमानदार आदमी की खोज कर सकूं जो मेरे बाद इस राज्य का राजा बन सके और इस राज्य का कार्यभार संभाल सके। इस राज्य का भार वही व्यक्ति संभाल सकता है जो पूरी तरह से ईमानदार हो और जिसके मन में किसी भी तरह का लालच ना हो। इतना पढ़ते ही लखन सिर पकड़कर बैठ गया। वो ये जानता था कि अगर वो अपने मन के विचारों को काबू कर लेता तो उसका जीवन संवर सकता था, लेकिन वो अपने मन के विचारों को काबू में नहीं कर पाया, जिसकी वजह से उसके हाथ से एक सुनहरा मौका चला गया।